तो साथियों, हम ये बात बता रहे थे आप लोगों को कि देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में इस देश में जानवरों की गिनती हो गई, कुत्तों की गिनती हो गई और हिजड़ों की भी गिनती हो गई। मगर जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसकी गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई। अब यदि हमारी गिनती नहीं हुई तो हमें हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा, हमें हमारा हक अधिकार कैसे मिलेगा? और इसलिए आजादी के 75 साल में जो हक अधिकार हम लोगों को मिलने चाहिए थे, वो हक अधिकार हम लोगों को नहीं मिले। आज 15 अगस्त का दिन है, आजादी का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लगभग 1 साल से आजादी का अमृतोत्सव के नाम पर कार्यक्रम चल रहा है। आप ग्राम पंचायत की ऑफिस में जाएंगे, जिला पंचायत की ऑफिस में जाएंगे, ब्लॉक पंचायत की ऑफिस में जाएंगे, एसडीएम की ऑफिस में जाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, तो आपको लिखा मिलेगा आजादी का अमृतोत्सव। तो आजादी का अमृतोत्सव मनाने का क्या मतलब है? आजादी का अमृतोत्सव मनाने का मतलब यह है कि आजादी से कुछ अमृत निकला होगा, जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है। और इसलिए सरकार चलाने वाले लोगों का यह कहना है कि अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में बैकवर्ड लोगों की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको अमृतोत्सव होने पर ताली बजाने का काम करना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को भी मिली हुई है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिली हुई है। तो हम लोग भी अमृतोत्सव में ताली बजा रहे हैं। मगर क्या कभी हम लोगों ने इस बात को सोचा कि आजादी के 75 साल में जो आजादी से अमृत निकला, उस अमृत में बैकवर्ड क्लास के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना अमृत मिला, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोगों को कितना अमृत मिला? क्या इसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा? और जब इसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा तो आजादी पर जिनको कब्जा करना था उन्होंने कब्जा कर लिया, देश के तमाम संस्थानों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हमारे लोगों को देश में जो हमारे हक अधिकार थे वो हक अधिकार नहीं मिले। तो इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को हमारे पूर्वज समझते थे, ज्योतिबा फूले समझते थे, छत्रपति साहू महाराज समझते थे, बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और इसलिए उनको ये डर था, उनको ये भय था और वो ये कहते थे कि अंग्रेजों से देश तो आजाद हो जाए, लेकिन आजाद भारत में हमारे लोगों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आजाद भारत में हम लोगों को हमारे हक अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बड़ा सवाल ज्योतिबा फूले खड़ा कर रहे थे, छत्रपति साहू महाराज खड़ा कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा कर रहे थे, पेरियार रामास्वामी नायकर खड़ा कर रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर को रनाडे नाम के व्यक्ति गए मिलने के लिए और रनाडे ने कहा कि आप आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ, तो ज्योतिराव फूले ने रनाडे को कहा तुम ब्राह्मण लोग कल अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम लोग आजाद हो जाओगे, तुम लोग शासक हो जाओगे। जब तुम शासक हो जाओगे तो हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में तुम बराबरी का व्यवहार करोगे, इसमें मेरा यकीन विश्वास नहीं है। ऐसा ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा। छत्रपति साहू महाराज जब राजा थे तो तिलक उनके पास गए और तिलक ने छत्रपति साहू महाराज को कहा कि अंग्रेजों को भगाना। तो साहू महाराज ने कहा कि अंग्रेज चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण लोग, मैं राजा हूं, मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे? तुम्हारा राज आएगा तो तुम क्या करोगे ये मैं समझता, और इसलिए मैं नहीं आता तुम्हारे साथ।
बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए। तो बाबा साहब ने कहा अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और बाद में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये गांधी और कांग्रेस के द्वारा जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई है? केवल देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोग भी इससे आजाद हो गए? तो इसका जवाब उस समय आंदोलन चलाने वालों ने नहीं दिया। पेरियार ने अपनी किताब में लिखा और कहा कि ये गांधी और कांग्रेस द्वारा जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके मात्र 10% लोग आजाद होंगे, 90% लोग आजाद नहीं होंगे। ये बात पेरियार ने कहा। भगत सिंह ने भी यही बात लिखा जेल में। अब उसको हम लोग भुगत रहे हैं। जो पहले लोग पीटा जा रहा है, घड़ा मटका छूने की वजह से पीटा जा रहा है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, मुसलमानों की सबके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सबका हक हिस्सा खाया जा रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है। अगर हम लोग इस बात को समझ जाएं, इस बात को जान जाएं, और अगर इन सबसे लड़ाई नहीं हुई तो आपस में ही लड़ते। तो हम आपस में क्यों लड़ते? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग आपस में क्यों लड़ते? क्योंकि हमें इस देश के सिस्टम के बारे में बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है कि इस देश का सिस्टम कौन चला रहा है। अब ये बताने और समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताने और समझाने की जिम्मेदारी देश में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, जिसको मीडिया कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी। मगर मीडिया ये जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि गलत जानकारी देकर और ज्यादा गुमराह करने का काम कर रहा है। अब देश की बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। आजादी के 75 साल में किसान इतना नहीं समझ पाए कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को पूछते हैं कि इसका रेट क्या है। मान लो साबुन खरीदने गए, माचिस खरीदने गए, तेल खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए, नमक खरीदने गए, तो किसको पूछते हैं? दुकानदार को पूछते हैं कितने में मिलेगा, कितने में दोगे। और जब अपना अनाज बेचते हैं तो खरीदने वाले को हमसे पूछना चाहिए, मगर फिर हम ही पूछते हैं कितने में लोगे। मतलब हम खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला दाम तय करता है, और जब हम बेचने जाते हैं तब खरीदने वाला दाम तय करता है। दोनों स्थिति में हमें दाम तय करने का अधिकार नहीं है। जब हम खरीदार हैं तब बेचने वाला तय कर रहा है, और जब हम बेचने वाले हैं तब खरीदने वाला तय कर रहा है। ये स्थिति देश में है। 75 साल देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है। देश के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है। जब कोविड में सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे बंद हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया, किसानों ने किया भाई। लेकिन क्या किसानों को उनकी फसल की कीमत आज तक मिल रही है? किसान ये कह रहा है कि हमें एमएसपी दे दो। वो हर सामान एमआरपी पर खरीदता है। अगर वो माचिस खरीदने जाएगा तो एमआरपी पर खरीदेगा, साबुन खरीदने जाएगा एमआरपी पर खरीदेगा, तेल खरीदने जाएगा एमआरपी पर खरीदेगा। एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। किसान हर चीज अधिकतम पर खरीदता है और अपने लिए क्या मांग रहा? एमआरपी, एमएसपी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक तो न्यूनतम ही नहीं तय किया तो समर्थन कहां से है? अरे न्यूनतम के ऊपर तो तब समर्थन है, मगर न्यूनतम की भी गारंटी देने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, लेकिन टीवी पर कितने मिनट की चर्चा होती है। कभी कोई किसानों ने आंदोलन कर दिया तो हो गया 1-2 दिन, नहीं तो कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती।
देश में एक बहुत बड़ा इशू है एजुकेशन का, उस पर टीवी पर कोई चर्चा नहीं। देश में बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी का, लोग इंटर पास कर लिए, बीए पास कर लिए, बीएससी पास कर लिए, बीटेक कर लिए, टेट कर लिए, सुपर टेट कर लिए, और अभी टेट भी आ गया, टेट के बाद वो भी कर रहे हैं लोग, मगर रोजगार कहाँ है? डिग्री पर डिग्री तो लिए जा रहे हैं, परीक्षा पर परीक्षा दिए जा रहे हैं, मगर रोजगार कहाँ है? इस पर कितना घंटे टीवी पर बहस हो रही है। एक और बड़ी समस्या है हेल्थ की। अमीर आदमी बीमार होता तो बढ़िया हॉस्पिटल में जाता है, गरीब आदमी जिस हॉस्पिटल में जाता है वहां दवा है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दोनों मिल गए तो ऑपरेशन का सामान नहीं। ऐसे ही हकीकत। इस पर कितना घंटे चर्चा होती टीवी पर? तो टीवी पर चर्चा किस बात की होती है? एक पाकिस्तान की महिला 4 बच्चों को लेकर भारत आई, उसको घुमा, अरे ये कोई राष्ट्रीय समस्या है? अरे भारत की पुलिस, भारत की एजेंसियां उसकी जांच करें, उसको पाकिस्तान भेजना भेजे, उसको जेल में डालना डाले, उसको नागरिकता देना नागरिकता दे, जो करना है करो, मगर ये दिन रात टीवी पर दिखाने का कोई राष्ट्रीय मुद्दा है? मगर एक हरियाणा से चली गई उधर, तो दोनों का घुमा घुमा कर दिखा रहे। क्यों? आप भी दुखी हो तो मनोरंजन हो जाएगा, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, तो आपका भी तो मनोरंजन होना चाहिए। तो जब उसको दिखाते हैं तो आपका भी मनोरंजन होता है, ऐसा मनोरंजन के तरीके से दिखाते हैं, उसकी खबरें चलती। एक बाबा है, वो बाबा को घुमा घुमा कर दिखाते रहते। अब वो जो बाबा है उसको क्या दिखाते? चमत्कार कैसे करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस पर डिबेट होती है। कभी जादूगर बुला लिए जाते हैं, कभी दूसरे संत महात्मा लोग बुला लिए जाते हैं, चमत्कार होता है कि नहीं। अब जो चमत्कार को मानता है वो भी टीवी में घुसकर देख रहा है, और जो नहीं मानता वो भी टीवी में घुसकर देख रहा है। क्यों? जो नहीं मानता वो क्यों देखता है? सोचता कर कैसे रहा, पता लगा, इसके लिए वो देखता है। पाकिस्तान में खाने को नहीं है लोगों के पास, बांग्लादेश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, श्रीलंका में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। भारत की खबर दिखाने की मीडिया को फुर्सत नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की खबर दिखाने की फुर्सत है, ताकि आप संतुष्ट हो जाओ कि फिर आरएसएस वाला आ जाता है। क्या बोलता है? मोदी जी हैं तो बच गए, नहीं तो चले गए। तो देख रहे हो पाकिस्तान मर रहा है, तो खबर तो पहले ही टीवी वालों ने दिखाया है। तो जब आरएसएस वाला आता है तो बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है, यार पाकिस्तान मर रहा है, श्रीलंका मर रहा है, बांग्लादेश मर रहा है, हम बचे हैं। सही बोल रहा मोदी जी की वजह से। तो आजकल मीडिया, पहले मीडिया का काम क्या था? जानकारी देना। आजकल मीडिया का काम क्या है? आपका माइंड सेटअप करना, आपका दिमाग तैयार करना। आजकल मीडिया का ये काम हो गया है कि आपका दिमाग कैसे तैयार किया जाए, तो आपका दिमाग तैयार करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। और इससे भी अगर फुर्सत मिल गई तो 370 है, फिर 3 तलाक है, फिर हिजाब है, फिर मस्जिद पर माइक बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, ये भी तो है। मतलब दिन रात हिंदू मुसलमान ही हो, ऐसा ही वातावरण बना करके टीवी वाले रखते। क्यों रखते? क्यों हिंदू मुसलमान टीवी वाले वातावरण बनाकर रखना चाहते? इसलिए रखना चाहते कि आप अपनी समस्याओं को भूल जाओ। जब वोट का समय आए तो या तो हिंदू बनकर वोट करो या तो मुसलमान बनकर वोट करो। जब आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट करोगे तो एक एक चीज अडानी को दे दे, क्या फर्क पड़ता है आपके ऊपर? आपके बच्चे को कक्षा 8 पास हो जाए, उसको अपना नाम लिखना ना आए, क्या फर्क पड़ता है आपके ऊपर? आप तो हिंदू मुसलमान पर वोट दे दोगे। आपकी फसल की कीमत मिले ना मिले, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो हिंदू मुसलमान पर वोट दे दोगे। आपके बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको आरक्षण मिले ना मिले, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप हिंदू मुसलमान पर वोट करोगे।
आपकी गिनती हो ना हो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप हिंदू मुसलमान पर वोट करोगे। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। अगर हम लोग इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए तो हमें लग रहा है कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीर जरूर मुसलमानों की तरफ छोड़ा जा रहा है, लेकिन निशाना मुसलमान नहीं है। तीर जरूर मुसलमानों की तरफ छोड़ा जा रहा है, लेकिन निशाना मुसलमान नहीं है। निशाना हमारा आरक्षण है, निशाना हमारी जमीन है, निशाना हमारी पढ़ाई लिखाई है। और अगर ये आज नहीं समझ पाए तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी इसको। हम नहीं समझ पाए तो आने वाली पीढ़ियां वो चलो पूछ रहा, अच्छा 370 लागू हो जाए या खत्म हो जाए, हाथरस के लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला? कोई असर ना था। ये कश्मीर से जुड़ा मामला है, फायदा होगा तो कश्मीर के लोगों को होगा, नुकसान होगा तो कश्मीर के लोगों को होगा। उछलते हैं ऑल इंडिया के लोग, क्यों उछलते? क्योंकि उन्हें समझाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए उछलते। मैंने एक जगह पूछा, नए लड़के थे सब, क्यों उछल रहे हो? कहा कश्मीर में जमीन लेने का मौका मिल गया। हमने कहा तुम्हारे गांव में जमीन बिक रही, खरीदोगे? कहा पैसा कहाँ है? तो हमने कहा गांव में खरीदने के लिए पैसा नहीं है और कश्मीर में खरीदने का ख्वाब देख रहे हो, और जो तुम्हें कश्मीर में खरीदने का ख्वाब दिखा रहे हैं वो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन अडानी को देना चाहते 3 कानून लाकर। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी भी जो लेना चाहते हैं वो तुम्हें कश्मीर में देंगे, जो तुम्हारी लेने के लिए कानून ला रहे हैं वो तुम्हें कश्मीर में जमीन देंगे। तो 370 का हमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उछलते ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा। 3 तलाक, मुस्लिम लोग 3 बार में तलाक दें या 5 बार, हमारे आपके जीवन पर कोई उसका असर होने वाला है? तो हम आप क्यों उछल रहे? मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने या ना पहने, हमारे आपसे कोई फर्क पड़ने वाला? अच्छा, हमारे घरों की महिलाएं तो गांव देहात में इतना बड़ा घूंघट निकालती, तो हिजाब क्या है? वो भी पर्दा है। घूंघट क्या है? वो भी पर्दा है। और कुछ है? वही है ना। तो फिर आपको इतना क्यों अच्छा लगता है कि नहीं बहुत अच्छी बात हो रही? अभी यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या समझाया जा रहा? एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, अब दूसरे तरीके से पूछता हूं, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तब एक राष्ट्र एक कानून कैसे हो? एससी का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, फिर एक राष्ट्र एक देश का कानून कैसे होगा? एसटी का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए, फिर एक राष्ट्र एक कानून कैसे होगा? अरे एक राष्ट्र एक कानून होगा तो किसी को विशेष सुविधा थोड़े ही होगी। इस देश में अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मण आए, उन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाया, ऊंच नीच बनाया, भेदभाव बनाया, छुआछूत बनाया, किसी को शूद्र घोषित किया, किसी को अछूत घोषित किया। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जब राष्ट्रपति थे, और अब द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं घुसने दिया, वो भी राष्ट्रपति है। अखिलेश यादव कुर्सी से हटे तो गोमूत्र गंगा जल से शुद्ध कराया, तब उनको समझ में आया हमें भी शूद्र समझता है। तब वो पूछते हैं विधानसभा में, अखिलेश जी तब पूछते हैं योगी जी बताओ हम क्या है, हमें बताओ हम क्या है तुम्हारे हिसाब से, हम शूद्र हैं कि नहीं है? पहले नहीं पूछते थे। ये शुद्ध होने के बाद में उनको भी समझ में आ गया कि अरे हमको भी शूद्र मानते हैं, अभी तक तो हम समझ रहे थे हम क्षत्रिय हैं। तो ये जो सारा सिस्टम जिन लोगों ने बनाया, इसको संविधान बनाने वाले लोगों ने देखा। ज्योतिबा फुले ने 1848 में इस लड़ाई को शुरू किया और 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लड़ाई लड़ी।
और संविधान सभा में ये लड़ाई लड़ी कि भाई इन लोगों को इतना पीछे ढकेला गया है, इतने दिन से अधिकार वंचित किया गया है, तो इनको स्पेशल व्यवस्था देना पड़ेगा अगर इनको मुख्य धारा में लाना है। तो ऐसे खैरात के लिए नहीं दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया, फिर ये कहा गया कि हजारों साल से जंगल में रह रहे हैं, इनकी अलग संस्कृति है, इनकी अलग सभ्यता है, तो उसके हिसाब से इनको छूट देनी पड़ेगी। ये अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से शादी विवाह कर सकते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से रह सकते हैं। फिर देखा गया कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, कहा इनको भी अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से रह सकते हैं। तो ये सारा संविधान निर्माताओं ने अगर दिया है तो बदलने वाला कौन? क्या देश की समाज व्यवस्था बदल गई? क्या सब लोग बराबर हो गए? जब सब लोग बराबर नहीं हुए तो एक राष्ट्र एक कानून कैसे होगा? और एक राष्ट्र एक कानून होगा तो उसमें नुकसान किसका होगा? हमारा ओबीसी एससी एसटी के लोगों का नुकसान होगा। लेकिन हमको क्या दिखाया जा रहा कि हम तो एक राष्ट्र एक कानून इसलिए ला रहे हैं कि मुसलमान को एक बीवी रखना चाहिए कि दो बीवी रखना चाहिए, ये रोकने के लिए ला रहे हैं। तो हम लोग खुश हो जाते हैं, मुसलमान दो बीवी क्यों रखे? फिर हमको ये भी बताया जाता है दो बीवी से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, दो बीवी नहीं रखेगा तो कहीं दूसरे उसकी शादी नहीं होगी तो उससे बच्चे नहीं होंगे। अरे एक मुसलमान ने दो शादी किया, अगर एक ही करेगा तो उस लड़की की शादी कहीं और होगी तो बच्चे होंगे ना उससे। तो फिर ये कौन सा सिद्धांत है दो बीवी से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए? तो ये मूर्ख बनाने का तरीका है ना, मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है। थोड़ा कमजोर कुर्सी रही। तो फिर हम लोगों को बताया जाता है देखो एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। कब? 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, जब ज्यादा बच्चे पैदा करते करते मुसलमान जनसंख्या बढ़ा लेंगे तब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अब हम लोग कितने समझदार? हमारी समझदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। हमको समझाया जा रहा मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तब ये देश पर कब्जा कर लेंगे। 500 साल बाद मुसलमान देश पर कब्जा ना करे इसके लिए 75 साल से ब्राह्मणों का कब्जा करवाकर हम लोगों ने रखा हुआ। कितने और हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं, सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि पंडित जी बता रहे हैं मुसलमान पैदा करते 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 संख्या बढ़ाएंगे तब कब्जा करेंगे। हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, हम आज ही क्यों कब्जा नहीं कर लेते? इतनी सिंपल बात नहीं समझ पा रहे, साधारण बात इतनी नहीं समझ पा रहे हैं और उनके झांसे में आ जाते। अच्छा चलो, अब अगर एक राष्ट्र एक कानून लागू करना है तो कहां लागू किया जा सकता है? मान लो पढ़ाई के लिए एक राष्ट्र एक कानून लागू कर दिया जाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? कोई मुसलमान विरोध नहीं करेगा, कोई सिख विरोध नहीं करेगा, कोई ईसाई विरोध नहीं करेगा, कोई बौद्ध विरोध नहीं करेगा, कोई जैन विरोध नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और फायदा कितने को हो जाएगा? सबको, पूरे देश को फायदा हो जाएगा। कैसे? अब देखो कितने प्रकार के स्कूल है। एक स्कूल है जो खिचड़ी खिलाता है, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल। वहां मास्टर के पास एक ही काम है, खिचड़ी बनवाए और खिचड़ी खिलवाए और बाउंड्री के बाहर बच्चों को ना जाने दे, बाउंड्री के अंदर रोक कर रखे। इतना ही काम है, क्योंकि क्लास है 5 और मास्टर है 2 और 2 में से एक के पास तो इतना काम है वो कागज लेकर घूमता रहता है, बचता है एक। अब एक के पास 10 हाथ और 10 पैर तो 10 मुंह तो होगा नहीं कि वो 5 क्लास पढ़ा सकता है, तो वो केवल बच्चों को रोक कर रख सकता है, पढ़ा नहीं सकता। आप छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में जाओ, उसको पूछो कितना क्लास है, बोलेगा 8 तक है। टीचर कितने हैं? 10 है। 1-2 टीचर ज्यादा रखता है प्राइवेट स्कूल का। छोटा सा छोटा नर्सरी स्कूल, अगर क्लास 8 है तो टीचर 10 है,
जो बात छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल वाले को समझ में आ रही है कि एक क्लास में एक मास्टर लगेगा, ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही कि एक क्लास पढ़ाने के लिए एक मास्टर चाहिए, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। तो एक सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चा किताब भूल जाता है, कटोरा नहीं भूलता है और खिचड़ी खाकर घर चला। फिर एक गांव का छोटा मोटा नर्सरी स्कूल है जो चलाने वाले भी बड़ी मेहनत से चला रहे हैं, उसमें पढ़ाने वाले भी बेचारे बहुत त्याग करके बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ मिलता उलता तो है नहीं। और गार्जियन भी जिनके अंदर थोड़ा चेतना है तो बड़ी मेहनत से 50, 100, 200 रुपया महीना फीस दे करके अपने बच्चे को सोच रहे हैं थोड़ा बेहतर पढ़े। अब तीसरा, जिले में 2-4 टॉप क्लास के स्कूल होते, और चौथा, लखनऊ दिल्ली में ऐसे स्कूल हैं जहां आप एडमिशन कराने जाओगे तो बच्चे का नहीं आपका इंटरव्यू। क्या करते हैं? आपने गलती से कह दिया हम किसान हैं, कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम फीस देंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्टेटस मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम किसान के बच्चे का स्टेटस मैच नहीं होगा, इसलिए एडमिशन नहीं होगा। तो इतने प्रकार के स्कूल। अब ये सारे यूपीएससी के कंपटीशन में बैठ गए, आईएएस की परीक्षा में बैठ गए। अलग अलग सवाल पूछा जाएगा, ये देखकर पूछा जाएगा ये तो खिचड़ी खाने वाले से आया, इससे आसान सवाल पूछो। ये नर्सरी वाले से आया, गांव वाले से, इससे और आसान थोड़ा कठिन पूछो। और ये जिले के टॉप क्लास वाले से आया, इससे थोड़ा और कठिन पूछो। और ये बड़े बड़े स्कूल से आया, इससे और कठिन। ऐसा कैटेगराइज करके पेपर आता है क्या? ऐसा कैटेगराइज करके पेपर नहीं आता। जब पढ़ाई एक समान नहीं है, परीक्षा एक समान कैसे? जब पढ़ाई एक समान नहीं है तो परीक्षा एक जैसी कैसे? तो इस पर यूनिफॉर्म लाओ ना, इस पर लाओ कि राष्ट्रपति की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान होगी। इस पर लाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन मना कर रहा है? कोई विरोध करने वाला है? इस पे ला देंगे। कितने पढ़ लिए बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में, यही सरदर्द बने हुए हैं। अगर इस पर कानून आया और सबको बराबर मौका मिल गया तो फिर तो कितने पढ़ के निकल जाएंगे, फिर तो और समस्या बढ़ जाएगी। तो आपको पढ़ा लिखा कर वो अपनी समस्या बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। जितना जाहिल रहोगे उतना लड़ोगे। जब दंगे होते हैं पता करो उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी मरता है, जाहिलों की लाइन लगी रहती है। तो चाहते हैं जाहिल बने रहो, तभी ना लड़ोगे। पढ़ लिख लोगे तो नौकरी मांगोगे और सरदर्द पैदा कर दो। तो एक तो पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है, फिर दवाई के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। अमीर आदमी मरने के बाद 2 दिन जिंदा रहता मशीन पर, और हमारा आदमी मरने लायक नहीं है तो भी मर जाता है, इसलिए समय से इलाज ही उसका नहीं हो पाता जो इलाज चाहिए। गरीब आदमी इसलिए मर जाता है। तो ये कितना बड़ा अंतर है। इस पर लाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक जैसा अस्पताल ही हर जगह बनेगा और एक जैसी सुविधा हो, और वो सरकार के खर्चे पर। मगर इस पर भी नहीं लाए। अच्छा, तीसरा लाना है तो ये भी ले आओ कि इंटर पास किया तो इस लेवल के नौकरी की गारंटी, बीए बीएससी किया तो इस लेवल के नौकरी की गारंटी, बीएड किया तो इस लेवल के नौकरी की गारंटी, बीटेक किया तो इस लेवल की नौकरी की गारंटी। ये तो सरकार का ही काम है ना। तुम डिग्री बांट रहे हो तो रोजगार कौन देगा? मगर इस पर बात नहीं होगी। बात किस पर होगी? जिससे हिंदू मुसलमान हो, केवल उस पर ही बात होगी, बाकी किसी पर बात नहीं होगी। जिसमें आपका फायदा है उस पर बात नहीं होगी, जिसमें आपका फायदा नहीं है केवल आपको गुमराह करके लड़ाया भिड़ाया जाएगा, उस पर बात होगी। अब चलो, अभी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब हम ओबीसी के लोग हैं 52%, और मोदी जी भी ओबीसी कहते हैं ओबीसी। तो आप बताओ कि डाटा के बगैर विकास होगा? बजट के बगैर विकास होगा? गांव में प्रधान के पास अगर बजट ना हो विकास हो जाएगा? अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई, छात्र छात्राओं, अकेले उत्तर प्रदेश में।
कश्यप जी जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं, उनको जब पूछा गया कि ये ओबीसी का स्कॉलरशिप क्यों रुका हो, कहा बजट में ही। हमने कहा दिन रात प्रचार करते हैं, डबल इंजन की सरकार है, 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, 2 बार यूपी की गवर्नमेंट बन गई। अब क्या भाजपा वाले अमेरिका में गवर्नमेंट बनाएंगे तब बजट लाएंगे ओबीसी के लिए? तो अमेरिका में तो बनेगी नहीं, जहां बनना था वहां 2 बार बन गई, मगर बजट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ओबीसी के लिए बजट नहीं है। अच्छा, बजट देने की जरूरत ही क्या है? आपको पीला करना है तो हल्दी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हल्दी दिखा दे और देखकर आप पीले हो जाओ तो लगाने की क्या जरूरत है? जब नारे में ही विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी में विकास हो गया, आपने मान लिया, तो आपका विकास करने की जरूरत नहीं है। 14 में मोदी जी जब आए, कहा किसानों की इनकम 2 गुना करूंगा, तो किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना कर दिया। पेस्टिसाइड का दाम 2 गुना, खाद का दाम 2 गुना, डीजल का दाम 2 गुना, पेट्रोल का दाम 2 गुना, हर चीज का दाम 2 गुना, किसानों की इनकम छोड़कर। कहा काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। बाद में अमित शाह ने कहा जुमला था। कहा मैं ओबीसी हूं, पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरा लोग अपमान करते हैं। ओबीसी के लोगों ने कहा इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, अपने भी अपमान का बदला ले लेंगे, हमारे भी अपमान का बदला ले लेंगे। तो 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया 2015 में। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं की। अच्छा बताओ, विकास होगा कैसे? पहले तो सरकार को पता होना चाहिए ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास कच्चे मकान है, कितने के पास पक्के मकान है, कितने के पास मकान ही नहीं, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने की नौकरी नहीं, कितने के पास इतनी खेती है कि उनका जीवन यापन हो सकता है, कितने के पास इतनी कम खेती है कि उससे जीवन यापन नहीं हो सकता, कितने के पास खेती ही नहीं, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने बीए बीएससी बेरोजगार हैं, कितने बीटेक बेरोजगार हैं, कितने पीएचडी बेरोजगार हैं। ये डाटा आएगा तो डाटा के आधार पर विकास की कोई योजना बनाई जा सकती है और फिर विकास किया जाए, मगर ये कोई डाटा सरकार कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और विकास विकास हमको समझाया जा रहा है और हम समझ भी रहे हैं। तो ये जो देश में हालात बनाए जा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। जब तक एक एक चीज अडानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मैंने कहा भाई नारा बदल गया, अब सबका साथ सबका विकास वोट लेने के लिए था, सरकार बनने के बाद नारा हो गया सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। अब ये समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो आपको ही भोगना है। तो ये जो देश में हालात हिंदू मुसलमान के तैयार किए जा रहे हैं, ये आपके मुद्दे को दबाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आखिरी बात है कि हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से लड़ाई चल रही है। SC ST OBC और मुसलमान लड़ रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक को फायदा होना चाहिए। जब 2 लोग लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, जो जीतता उसको फायदा होता है, जो हारता उसको नुकसान होता। जैसे शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, जब औरंगजेब जीतते थे तो राजपाट उनके कब्जे में, जब शिवाजी महाराज जीतते थे तो उनके कब्जे। अब हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, तो या तो हमें फायदा होना चाहिए था या तो मुसलमान को होना चाहिए। अब 75 साल में एक भी मुसलमानों की पार्टी ने केंद्र की सरकार बनाई? तो क्या एक भी बैकवर्ड की पार्टी ने 5 साल के लिए केंद्र की सरकार बनाई? एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने केंद्र की सरकार बनाई? एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी ने केंद्र की सरकार बनाई? जब लड़ाई हमारी और मुसलमान की है, तो या तो सरकार हमारी बननी चाहिए या तो मुसलमान की बननी चाहिए। लेकिन न हमारी बन रही है न मुसलमान की बन रही है। 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां केंद्र की सरकार बना रही है और 75 साल में हमारी गिनती तक करने के लिए तैयार नहीं है।
और हम हिंदू मुसलमान में पड़े। अच्छा, अब जहां से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी, कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं। मतलब 80% अगर वो लोग हैं तो मुसलमान कितने परसेंट हैं और SC ST OBC कितने परसेंट है? कब्जा या तो हमारा होना चाहिए था या तो मुसलमान का होना चाहिए था। कब्जा तो तीसरे का हो गया, लड़ाई हम लड़ रहे। अब जहां से न्याय मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ना हम हैं ना मुसलमान। लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया, ना हम चैनलों के मालिक हैं ना मुसलमान चैनलों के मालिक हैं। तो हमारी मुसलमान की लड़ाई किस बात की? हमारा फायदा नहीं, मुसलमान का फायदा नहीं, तो फायदा किसका हो रहा? फायदा लड़ने वालों का नहीं हो रहा, फायदा लड़ाने वालों का हो रहा है। लड़ने वालों का नहीं, लड़ाने वालों को हो रहा, जिनकी औकात नहीं है कि वो गांव में प्रधान जीत जाए अपने वोट से। जो गांव का प्रधान अपने वोट से नहीं बना सकते, वो जब हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करते हैं तो हमारे समर्थन से प्रधानमंत्री बनाते हैं और फिर हमारा सत्यानाश करवाने का काम करते हैं। ये हो रहा। हिंदू मुसलमान की लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा OBC भुगत। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% OBC को केवल 27% आरक्षण मिला। 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू नहीं की गई। OBC के साथ टोटल धोखाधड़ी हो गई। OBC के लोग अगर पार्लियामेंट घेरते तो 10-12 करोड़ नौकरियां OBC के लोगों को मिल जाती। RSS के लोगों ने सोचा ये 12 करोड़ इसको मिलेगी तो इसका तो हमने ही लिया है, तो हमारा नुकसान होगा। कहा इधर संसद की तरफ नहीं आने देंगे। तो कहा क्या करना है, विरोध करोगे तब भी तो ये लड़ेगा, हमारे भी विरोध में हो जाएगा। कहा विरोध भी नहीं करना, फिर क्या करना, डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट किया। अब जैसे हम OBC के लोग हैं तो हमारे घर में पंडित जी को आने में कोई दिक्कत थोड़ी ही। अरे गौतम जी के घर जाने में दिक्कत है, सोचते कैसे गिलास में पानी पिएंगे, कैसे थाली में खाना खाएंगे, कैसे चारपाई पर बैठेंगे। हमारे यहाँ आने में हमारा आदमी तो अगर महीने में एक बार पंडित को ना बुला ले तो उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। एक बार बुलाता है मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए अपना। तो हमारे घर में तो आना जाना लगा ही रहता है। वैसे जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित का होता ही नहीं। बच्चे हम पैदा करते, नाम पंडित जी रखते। बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर हम बनाते हैं, शादी की तारीख पंडित जी निकालते हैं, शादी पंडित जी कराते हैं। घर हम बनाते हैं, गृह प्रवेश पंडित जी कराते हैं। और ये करते करते मर जाते हैं। विरासत में बेटे को समझा कर जाते हैं आगे क्या करना है, तो बेटा पंडित जी के यहाँ पहुंच जाता है कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई, थोड़ा पता करो। अब अगर पंडित कह दे कि शांति मिल गई तो बेटा क्यों खर्चा करेगा? शांति मिल गई तो बेटा खर्चा क्यों करेगा? तो कहते भटक रही। इसलिए ज्योतिबा फुले ने एक जगह लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। लेकिन हम धंधा को धर्म समझते हैं, धंधा को हम धर्म समझ रहे हैं। तो कहता नहीं भटक रही है। अब भटक रही तो क्या करना है? क्रियाक्रम सारा करना, इतने ब्राह्मण को खिलाना है, इतना दक्षिणा देना, सारा एस्टीमेट बता देता। फिर कहता जब तक ये नहीं हो जाता तब तक कुल्हाड़ी रख के सोना सर के पास में। कुल्हाड़ी सर के पास में रखकर सोना, नहीं तो रात में पिताजी की आत्मा आ जाएगी, तुम्हारा गला दबा देगी। अब बाप पर भरोसा नहीं है, पंडित पर भरोसा है कि जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए, हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम अच्छे आदमी बन जाए पढ़ लिख कर, उनकी आत्मा हमारा गला क्यों दबाएगी? उसके पास इतनी ताकत होती तो हमारे दुश्मन का गला दबा देती, हमारा क्यों दबाएगी? लेकिन बाप पर भरोसा नहीं है, पंडित पर भरोसा है। क्योंकि बाप ने भी कभी अपने पर भरोसा नहीं किया, उसने भी पंडित पर ही किया था। तो बेटा भी अपने बाप पर भरोसा नहीं कर रहा, पंडित पर कर रहा, तो कुल्हाड़ी सर के पास रखकर सोता है। तो हमारे घरों में आने जाने में पंडित को कोई हिचक नहीं है, वो कभी भी आ जाते तो आ गए, उस समय भी आ गए। कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए जहां राम जी पैदा हुए थे। OBC के लोगों ने कहा जरूर बनना चाहिए, चंदा हम भी देंगे, कितना देना है? कहा चंदे की बात नहीं है अभी,
क्या बात है? बात यह है जहां राम जी पैदा हुए वहां मस्जिद है, और जब तक मस्जिद रहेगी तब तक मंदिर कैसे बने? तो पहले चलो अयोध्या। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा और तमाम ओबीसी के नेताओं ने आगे किया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। मंडल कमीशन का फैसला कब आया? 16 नवंबर 1992। बाबरी मस्जिद कब गिरी? 6 दिसंबर 1915, 16 दिन में। और ये जो ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को समझ में आता कि उसे क्या मिला क्या नहीं मिला, ये जब तक समझ में आता तब तक तो ये हवा में उड़ गया। और मस्जिद क्यों गिरी, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसने गिराया जेल होगी, फांसी होगी, क्या होगी, ये सब शुरू हो गया। इसलिए अभी मैं ओबीसी को रोज पूछता हूं कितने लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, तो गलती से कहीं 1 आदमी हाथ उठाता है, कहीं 2 आदमी हाथ उठाता है, कहीं 3 आदमी, इससे ज्यादा हाथ उठाने वाले नहीं मिलते, क्योंकि मंडल की चर्चा उसी समय दबा दी गई। और आज तक मंडल की केवल 2 सिफारिशें लागू हुई, बाकी आज तक लागू नहीं हो पाई। लेकिन ओबीसी को यह पता नहीं। अच्छा चलो, हमने 10-12 करोड़ नौकरियां बलिदान कर दिया, किस बात के लिए? मंदिर बन रहा है, बन रहा है। अब बन रहा है तो जिन लोगों ने उसमें कुर्बानी दिया था उनको ट्रस्ट में कोई जगह दिया क्या? मैं अयोध्या में मेरा कार्यक्रम था तो एक पटेल जी बोल रहे थे कि जब कटियार जी को शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तो कटियार जी के घर गए पटेल और कटियार जी को पूछा कैसा लग रहा है आपको? तो कटियार जी ने कहा बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। खराब लग रहा है, हमें पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो जो मंदिर आंदोलन चलाने के हीरो थे, मंदिर के ट्रस्ट में कहा? एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा। हमने कहा भाई आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, सारे ओबीसी खराब हिंदू हैं मान लेते हैं। विनय कटियार खराब कैसे है, कल्याण सिंह खराब कैसे है, उमा भारती खराब कैसे है, प्रवीण तोगड़िया खराब कैसे है, रितंबरा खराब कैसे है, इनको बता। प्रवीण तोगड़िया ने कहा मुझे आरएसएस वाले हत्या कर दे रहे तो मैं तो जान बचा कर भागा, टीवी पर आकर। तो ओबीसी का इस्तेमाल करो हिंदू के नाम पर, और फिर 3 समय हम बहुत बढ़ के हिंदू होते हैं। कब? अगर चंदा देना है तो हम हिंदू, वोट देना है हम हिंदू, मुसलमान से लड़ना फिर तो हम ही हिंदू। फिर तो पंडित जी कहते तुम ही आगे रहो, पहले से 3.5 है, लड़ने भिड़ने में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ओबीसी वालों को ही आगे कर। बजरंग दल में कौन है? कौन है बजरंग दल में? ओबीसी एससी और कौन है? तो हमको आगे करते हैं लड़ने के लिए। 3 समय हिंदू होते, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए, मुसलमान से लड़ने के लिए। जब हम अपने अधिकार की बात करते तब हिंदू नहीं है। तो ये साजिश चल रही है, इस साजिश को समझना पड़ेगा। देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई इसलिए लगाई जा रही है कि जो अपने वोट से प्रधान नहीं बना सकते तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? जब हम हिंदू बनते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं तभी तो ब्राह्मण बहुसंख्यक होता है, नहीं तो कैसे हो? और ये बात केवल आरएसएस को समझ में आती है ऐसा नहीं है, ये बात नेहरू जी को भी समझ में आती थी। इसलिए तो गिनती रोका सबसे पहले, क्योंकि जब चुनाव हुआ कांग्रेस में तो सरदार पटेल को सभी राज्यों की कमेटियों ने समर्थन दिया कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नेहरू को किसी राज्य की कमेटी ने नहीं दिया। तो नेहरू जी ने सोचा कांग्रेस मेरे बाप दादा पूर्वजों ने बनाई, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन्होंने बनाई। उस कांग्रेस पार्टी में मैं इतना बड़ा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, कल तो आम चुनाव होगा और अगर जाति जनगणना हुई तो ये आंकड़ा आएगा ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री रह जाऊंगा। इसलिए जाति जनगणना बहुत खतरनाक है। 51 में नेहरू जी ने रोका, 61 में नेहरू जी ने रोका, 71 में इंदिरा जी ने रोका, 81 में फिर इंदिरा जी ने रोका, 91 में नरसिंहा राव ब्राह्मण थे दक्षिण भारत के, उन्होंने रोका, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रोका। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नहीं थे, अपोजिशन पार्टी के थे,
नेहरू के विरोधी थे। जब नेहरू ने रोका था तो अटल जी को कर लेना चाहिए था गिनती, मगर उन्होंने नहीं किया। और 2011 में प्रणब मुखर्जी ने रोका, वो भी ब्राह्मण थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया कांग्रेस ने फैसला करने के लिए, उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया और प्रणब मुखर्जी ने नहीं होने दिया और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाकर उस मुद्दे को अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को आगे करके दबा दिया गया। तो उनको समझ में आता अगर गिनती होगी, हाथी को पता चल जाएगा उसकी शरीर कितनी बड़ी। हाथी को दुबला पतला महावत क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि हाथी को अपनी शरीर कहां दिखती है। अगर हाथी को अपनी शरीर दिख जाए तो दुबला पतला महावत उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस 52% ओबीसी को 3.5% वाला दुबला पतला क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इसे अपनी शरीर का पता नहीं है, अपनी ताकत का पता नहीं है। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो उसे अपनी ताकत का पता चल जाएगा, फिर वो कंट्रोल होने वाला नहीं है, फिर वो कंट्रोल करने वाला हो जाएगा। ये बात वो लोग जानते हैं, इसलिए हमारी गिनती नहीं कर रहे हैं, हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसको लगातार गांव-गांव में इसका जागरण अभियान चलाना होगा। आज संविधान को साइड किया जाता, अभी कई चीजें बदल दी, लोकतंत्र को ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी की जाए, तो देश में बचेगा क्या? जब सब कुछ बिक गया तो आरक्षण कहां मिलेगा? आरक्षण तो सरकारी जगह है, प्राइवेट में थोड़ा ही। तो ये सारी चीजें खत्म की जा रही है। इसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा, जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर। अगर हम लोग संगठित होते हैं तो इस देश में हम अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं, देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और इस देश में इंसाफ कायम कर सकते हैं। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। आखिरी बात, ये भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, अखंड भारत था। अफगानिस्तान के आगे तक अगर पुराना नक्शा उठा कर दे, राजा वीरभद्र की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने हत्या किया, उसके बाद ये भारत छोटा हुआ। आज 100 यूनिवर्सिटी, 200 यूनिवर्सिटी, 300 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनती है, भारत की कोई नहीं। पहले दुनिया के लोग गर्व करते थे कि उनका बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत के पढ़ता है। अब हमारा आदमी गर्व करता है हमारा बेटा कोलंबिया में पढ़ता है। उलट गया सारा सिस्टम। क्यों उलट? आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हो, दूसरे को इसलिए चलाने के लिए नहीं देते कि ये सही से नहीं चलाएगा क्योंकि इसका नहीं। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को देने में हिचकते हो, देते नहीं। और देश ही दूसरे चला रहे, देश ही दूसरे को दे दिया तो टुकड़े तो करेंगे। वो अपने फायदे के लिए जो करना है वो, अपने फायदे के लिए वो जो करना वो करेंगे और वो कर रहे हैं। इसलिए इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई क्यों नहीं? क्योंकि सीधा सिद्धांत है, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा। लड़ाई किसका? सारी लड़ाई खत्म। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो हमेशा घास का ही नुकसान होगा, घोड़े का कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए घास को ध्यान रखना है कि उसकी दोस्ती किससे हो सकती। ओबीसी एससी एसटी को ध्यान रखना है कि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी है, एससी रिजर्व कैटेगरी है, एसटी रिजर्व कैटेगरी है, इससे दोस्ती होगी तो काम बनेगा। और जो रिजर्व के कैटेगरी नहीं है, रिजर्वेशन के खिलाफ है, आपके खिलाफ में है, आपके खिलाफ में सारा कर रहा है, आपके हक हिस्से पर पल रहा है, अगर उससे दोस्ती करोगे तो आपका अधिकार खाएगा, आपको अधिकार थोड़ी ही देने हो। तो इसलिए हमारी दोस्ती किससे हो सकती, किससे नहीं हो सकती है, इसको तय करना पड़ेगा। और जिनसे हमारी दोस्ती हो सकती, दोस्ती ओबीसी से, एससी से, एसटी से, माइनॉरिटी से, इनसे हो सकती है। अगर इनसे दोस्ती करते हैं तो ये आबादी 85 से 90% हो जाए। और अगर इसका आधा इकट्ठा कर लो तो 45% होता है, 45% में सरकार बन जाती है। तो इसलिए इसको करना है। इसको करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाने की जरूरत है, गांव-गांव टीम गठित करने की जरूरत है, तब ये मामला हल होगा। केवल एक मीटिंग, एक कार्यक्रम करने से हल होने वाला नहीं।
अगर हम अपनी जनरेशन को बचाना चाहते तो हमें तय करना पड़ेगा। परिवार हमारा है तो हम चला रहे हैं, तो देश हमारा है तो कौन चलाएगा? परिवार हमारा है तो हम चलाने के लिए सोचते, देश हमारा है इसे चलाने के लिए हम सोचते ही नहीं कि देश चलाना भी हमारा काम है। तो ये भी सोचना पड़ेगा देश भी हमारा है और इसको भी हम ही चलाएंगे, दूसरा कोई नहीं चलाएगा। 6 दिन परिवार चलाने के लिए काम करो सप्ताह में और 1 दिन देश चलाने के लिए सप्ताह में काम करो। अगर इतना करते हो तो बहुत हो जाएगा। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपसे बड़े अच्छे समझ आया कि हम भी चाहते हैं कि जब तक हम एक कविता सुनाएंगे भाई साहब, नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। ये हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमें काम में जाना है, और हम जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ही गाड़ी चला रहे हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा राष्ट्रीय